हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बी स्मार्टी में। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं द वॉइस ऑफ द रेन और ये पोएम लिखा गया है वॉल्ट विटमैन के द्वारा। एंड डेफिनेटली अभी बरसात का मौसम भी चल रहा है और इसी बीच ये पोएम भी आप पढ़ने जा रहे हो तो काफ़ी हद तक आप इसको रिलेट भी कर पाओगे। तो कई बार ऐसा होता है ना प्यारे बच्चों कि जब बरसात के समय में बाहर बारिश हो रही होती है, आप घर के अंदर बैठे हुए होते हो, तो वो बारिश की जो आवाज़ है ना, वो साउंड जो है ना, वो आपके दिलो दिमाग तक पहुंचती है और आपके मन में ना अलग अलग से ख्याल चलने लगते हैं ना। दूसरी, जब वो बारिश होती है, पहली बारिश जब होती है तो उससे निकलने वाली एक खुशबू जो होती है ना, मिट्टी की खुशबू, वो भी एकदम अलग ही लेवल की होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे ये जो पोएम है, इस पोएम में हमारे पोएट क्या करते हैं, बारिश से यानी वो रेन से बातें करते हैं और रेन जो है वो खुद हमारे पोएट से बात भी करता है, यानी उनके क्वेश्चन का रिप्लाई भी करता है। तो पोएट हमारे पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन, तो उसका जो आंसर है ना, यही ये पूरा पोएम है। तो अब देखते हैं इसका थीम क्या है। द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम इज द इटर्नल साइकिल ऑफ नेचर एंड द इम्पॉर्टेंस ऑफ रेन इन नर्चरिंग लाइफ ऑन अर्थ। हम सभी को पता है कि हमारे अर्थ के लिए वाटर कितना ज़रूरी है। अब वाटर किस फॉर्म में हमें मिलेगा, रेन के फॉर्म में। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि ये नेचर का एक इटर्नल साइकिल है, एक ऐसा साइकिल जो कभी भी खत्म नहीं होता। वो नीचे से ऊपर जाता है, फिर ऊपर से नीचे आता है। आपने साइंस में पढ़ा है ना, एवापोरेशन का प्रोसेस, वाटर साइकिल पढ़ा है ना। द सेम थिंग हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड हियर। Through a conversation between the poet and the rain, the poem beautifully shows how rain rises from the land and sea as vapor, form clouds, and returns to the earth as rain, purifying, healing and giving life. हम सभी को पता है कि जहाँ पे भी बारिश नहीं होती वहाँ पे क्या होता है, ड्रॉट आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, वहाँ पे कोई भी लाइफ नहीं रहती। अगर उसी जगह पर बारिश होने लगे तो क्या हो जाए, वहाँ पे लाइफ आ जाए, राइट। So Whitman also draws a comparison between rain and poetry, suggesting that just as rain nourishes the earth, a poem nourishes the human soul by coming from the heart and returning in the form of understanding and emotion. तो यहाँ पे हमारे पोइट ने क्या किया, एक कंपैरिजन ड्रॉ किया है रेन एंड पोइट्री के बीच में, और उन्होंने ये बताया है कि जिस तरीके से रेन जो है वो इस अर्थ को नरिश करता है, वैसे ही एक जो पोइट्री होता है, एक पोएम जो होता है, वो ह्यूमन सोल को नरिश करता है, वो भी अंदर से। तो हमने थीम भी देख लिया, तो चलो अब हम लोग पोएम की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या कहा गया है, एंड हु आर दो, यानी तुम हो कौन। हमारे पोएट जो है वो पूछते हैं। मैंने पूछा सॉफ्ट फॉलिंग शावर से, यानी वो बारिश जो हल्के हल्के तरीके से वो नीचे गिर रही थी ना, उस गिरते हुए बारिश से मैंने पूछा। मैंने का मतलब किसने, पोएट ने। Which strange to tell gave me an answer and here translated। और ये बताते हुए मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा है ना, कि मुझे आंसर भी मिला जब मैंने बारिश से पूछा, जब मैंने रेन से पूछा कि तुम हो कौन, तो बड़ी स्ट्रेंजली मुझे आपको बताना पड़ रहा है कि उसने आंसर भी दिया, जिसको मैं अपने वर्ड्स में आपको ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। तो हमारे रेन ने क्या कहा, आई एम द पोएट्री ऑफ अर्थ, या आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, सेड द वॉइस ऑफ द रेन। मैं कौन हूँ, मैं इस अर्थ का एक पोएम हूँ। इटर्नल आई राइज इनपैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। तो रेन क्या कहता है, खुद ही बोलता है कि मैं बिल्कुल इटर्नल हूँ, मैं कभी खत्म नहीं होती, है ना। मैं उस लैंड से, उस बॉटमलेस सी से ऊपर की ओर उठते जाती हूँ, उठते जाती हूँ, उठते जाती हूँ, मैं कभी भी खत्म नहीं होती। तो सबसे पहला लाइन रेन ने क्या कहा कि मैं इस अर्थ का पोएम हूँ जो ऊपर की ओर उठते ही जाता है। कहाँ से उठता है, लैंड एंड बॉटमलेस सी। सो वी कैन कंसिडर लैंड एंड बॉटमलेस सी एज द ओरिजिन ऑफ रेन। ठीक है, तो हम रेन के ओरिजिन का कैसे पता लगा सकते हैं कि ये जो लैंड है और बॉटमलेस सी है ना, यही उसकी ओरिजिन है। यहाँ से रेन क्या कर रही है, ऊपर की ओर उठ रही है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। सेकेंड स्टैंजा में क्या बोला गया है कि अपवर्ड टू हेवन वेंस वेगली फॉर्म्ड ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। मैं ऊपर की ओर उठते जाती हूँ, उठते जाती हूँ और मैं हेवन तक पहुँच जाती हूँ। वहाँ पे क्या होता है कि मेरा फॉर्म चेंज हो जाता है।
भले ही मेरा फॉर्म चेंज हो जाता है लेकिन फिर भी मैं सेम होती हूँ। अपने साइंस में क्या पढ़ा है कि अगर यहाँ पे कोई वाटर बॉडी है तो वाटर बॉडी जब गर्म होता है तो गर्म होने के बाद क्या होता है, वो ऊपर की ओर उठने लगता है, राइट। तो ये जब ऊपर की ओर उठने लगता है तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ वेपर, और जब ये ऊपर चला जाता है तो ये किसके फॉर्म में जमा हो जाता है, ये धीरे 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 कंडेंस होने लगता है ना। और कंडेंस होने के बाद ये बारिश बनकर नीचे गिरने लगता है। तो वही तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे पहले वो वेपर के फॉर्म में लैंड से, सी से ऊपर की ओर उठा, और उठने के बाद उसका फॉर्म चेंज हो गया वाटर में, लेकिन वो अभी भी सेम है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। ग्लोब का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, अर्थ, ठीक है। तो डिसेंड का मतलब हो गया नीचे आना, लिव का मतलब हो गया उसको धो डालना यानी वॉश कर देना, है ना। ड्रॉट का मतलब तो आपको पता ही है। एटोमिक्स का मतलब यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल पार्टिकल्स, ठीक है। तो यहाँ पे रेन ये कहता है कि मैं जब नीचे आता हूँ, थोड़ा सा मैं हिंदी में गड़बड़ कर रहा हूँ, कभी आता कभी आती बोल दे रहा हूँ, तो मैं इसको मेल समझ के ही चल रहा हूँ, ठीक है। अब से मैं इसको मेल समझ के ही बोलूँगा। तो मैं जब नीचे आता हूँ ना, मेरे नीचे आने का रीज़न क्या होता है कि जब मैं नीचे आता हूँ तो मैं जिस भी जगह पर ड्रॉट हुआ रहता है, मतलब जहाँ पे सूखा पड़ रखा है, मैं उस सुखाड़ को ख़त्म कर देता, ठीक है। जो भी छोटे मोटे डस्ट के पार्टिकल्स होते हैं जो इस धरती पे पड़े होते हैं, मैं उसको भी ख़त्म कर देता हूँ, मैं उसको मिटा देता हूँ, ठीक है। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न। और मेरे बिना जितने भी सीड्स हैं ना, वो सिर्फ सीड ही रह जाते, वो कभी जन्म नहीं ले पाते। कहने का मतलब क्या है कि मैं वो हूँ जो ऊपर की ओर उठते जाता हूँ, मेरा कोई एंड नहीं है। मैं हेवन तक पहुँच जाता हूँ और वहाँ तक जाने के बाद मेरा फॉर्म चेंज हो जाता है, और जब मेरा फॉर्म चेंज हो जाता है फिर भी मैं वही रहता हूँ। मैं ऊपर से बारिश बनकर नीचे की ओर गिरता हूँ ताकि जितने भी ड्रॉट्स हैं, जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं, स्मॉल पार्टिकल्स हैं जो धरती पर हैं, उनको मैं ख़त्म कर सकूँ। हर जगह पे ड्रॉट ख़त्म कर सकूँ, वहाँ पे मैं एक नया जीवन क्रिएट कर सकूँ। और मेरे बिना कोई भी सीड जो है वो कभी बॉर्न ही नहीं हो सकता, ठीक है। यानी सीड के बॉन्ड होने के लिए, पेड़ पौधों को खिलने के लिए, बड़े होने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, रेन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब मेरी ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट। अब देखो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल सा यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है कि एंड फॉर एवर डे एंड नाइट, हमेशा हर दिन सुबह शाम मैं वापस अपने ही ओरिजिन पर वापस आता हूँ। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है हमारे पोएट का, कि वो रेन के थ्रू ये बताना चाहते हैं कि रेन जिस जगह से निकलता है वो उसी जगह पर वापस आ जाता है। वो कहाँ से निकला, वो बॉटमलेस सी से निकला। वो कहाँ से निकला, वो लैंड से निकला इन द फॉर्म ऑफ वेपर। उसके बाद वो ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद उसने अपना फॉर्म चेंज कर लिया, फिर वो रेन बन गया, और रेन बनकर फिर वापस वो कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया। और उसी जगह पर आकर वो उसी जगह को क्या कर रहा है, प्योर भी बना रहा है, एज वेल एज उसको ब्यूटीफाई भी कर रहा है। आपने वो मूवी का नाम तो सुना होगा ना, स्वदेश, जिसमें शाहरुख खान जो होता है वो अपने ही देश से निकलकर बाहर चला जाता है कुछ काम करने के लिए, साइंटिस्ट बनकर वो कुछ एक्सपेरिमेंट करता है, लेकिन वहाँ उसे मन नहीं लगता। फिर वो वापस अपने ही देश आता है, इंडिया, और यहाँ आने के बाद फिर वो यहाँ पे नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है, गांव वालों को नई नई चीज़ें प्रोवाइड करता है। यहाँ पर क्या लाता है, एक फ्यूचरिस्टिक सोच लाता है। तो वैसे यहाँ पे बोला गया है कि जो रेन यहाँ से ऊपर की ओर जाता है, ऊपर जाने के बाद भले उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, लेकिन वापस वो कहाँ आता है, फिर से इस धरती पर ही आकर गिरता है। फॉर द सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग रेक्ड और अनरेक्ड ड्यूली विद लव रिटर्न्स। यानी ये जो सॉन्ग है ना रेन का, ये सॉन्ग मतलब एक तरह समझ लो कि ये जो रेन है वो अपने ही बर्थ प्लेस से ऊपर की ओर जाता है, वहाँ से वो इशू होता है, वहाँ से वो निकलता है, फिर वो सारी चीज़ों को फुलफिल करता है। यानी जितने भी लिविंग बींग्स हैं इस दुनिया में, सबको वाटर की ज़रूरत होती है ना, सबकी नीड को वो फुलफिल करता है, इधर से उधर घूमता है, भले कोई उसकी परवाह करे या ना करे। रेक्ड और अनरेक्ड का मतलब कोई उसकी परवाह करे या ना करे। अभी देखो बाहर बारिश हो रही है, ठीक है, तो बारिश हो ही रही है, किसी को मतलब नहीं है उससे, और किसी को मतलब हो भी तो वो रुकने वाली नहीं है, राइट। तो वो अपने ही बर्थ प्लेस से निकलती है, दूसरों के नीड को फुलफिल करती है, दूसरों को बोलो तो एनलाइट करती है ना, साथ साथ में नया जीवन भी देती है, इधर से उधर घूमती है, भले कोई इसकी केयर करे ना करे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बड़े प्यार से वापस अपने ही घर वापस आ जाती है, मीन्स इस धरती पर वापस आके
गिर जाती है। आई होप कि आपको ये जो स्टैंजा वाइज लाइन्स है ना वो समझ में आ गए। कोई भी लाइन उठा के आपको दे देगा ना तो आप इजीली इसको डिस्क्राइब कर सकते हो। तो नाउ लेट्स कम टू द फिगर्स ऑफ स्पीच जो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सबसे जो मेजर फिगर्स ऑफ स्पीच है वो हो गए आपके पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब क्या होता है, किसी भी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग की कैरेक्टरिस्टिक दे देना। जैसे यहाँ पे क्या बोला, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ सेड द वॉइस ऑफ द रेन। अब बताओ क्या रेन बात कर सकता है क्या? लेकिन यहाँ पे रेन जो है वो क्या कर रहा है, वो बात कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे रेन को पर्सोनिफाई किया गया है एज इट इज स्पीकिंग। सेकेंड है मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, जब हम कोई दो अनलाइक चीज़ों के बीच में कंपैरिजन करते हैं विदाउट यूजिंग लाइक और एज, तो वहाँ पे होता है मेटाफर। तो यहाँ पे क्या बोला, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो यहाँ पे रेन को कंपेयर किया जा रहा है किस चीज़ से, पोएम से। लेकिन देखो बेटा कहीं भी यहाँ पे ना तो लाइक लगा हुआ है और ना ही एज लगा हुआ है। थर्ड वन इज हाइपरबली। ठीक है, मतलब जब हम कोई चीज़ को एक्सैजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, जैसे देखो बॉटमलेस सी, मतलब ऐसा सी जिसका कोई बॉटम है ही नहीं, एकदम डीप डीप ऐसा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, इमेजरी। इमेजरी मतलब जब भी आप कोई वर्ड को पढ़ो, कोई सेंटेंस को पढ़ो, अगर आपके माइंड में ना कोई इमेज बनने लगे तो समझ लो वहाँ पे पोएट ने, उस राइटर ने इमेजरी का यूज़ किया। तो यहाँ पे क्या बोला है, सॉफ्ट फॉलिंग शावर। तो जैसे आप इसको पढ़ते हो इस लाइन को, तभी आपके माइंड में ना एक पिक्चर आती है कि हल्की हल्की सी बारिश जो है वो हो रही है। एंड एट द एंड यहाँ पे मैंने आप लोगों को समरी दे रखा है। क्या है समरी, मैं इसको पढ़ देता हूँ, आप चाहे तो वीडियो यहाँ पे एंड भी कर सकते हो। चलो इसको एक बार देख ही लेते हैं। In the poem, the poet describes a unique conversation he has with the rain. When he asks the rain, "Who are you?" the rain surprisingly replies that it is the poem of the earth. It explains its journey, how it rises from the land and sea in the form of water vapor, reaches the sky, transforms into clouds, and finally returns to the earth as rain. It purifies the dusty atmosphere, gives life to dry land, and helps seeds grow. The rain tells the poet that it is eternal and gives life wherever it falls. The poet draws a comparison between rain and poetry. Just as a poem originates from a poet's heart, travels through the minds of people, and returns as appreciation, the rain too completes its cycle of giving life and returns to its source. The poem highlights the beauty, purity, and purpose of नेचर। सो थैंक यू सो मच मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एग्जामिनेशन। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, कमेंट नीचे जरूर करना कौन सा वीडियो लाना है। तब तक एवरीवन टेक केयर, बी सेफ, कीप लर्निंग एंड कीप वॉचिंग। बी स्मार्टी।